जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सॉल्यूशन में। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला वो आरसीसी है। तो आरसीसी का पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इज़ यूज्ड। देखिए हमसे कह रहा है कि जो हमको अगर डिटरमाइन करना हो मॉडुलस ऑफ रप्चर, अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो उसमें हमें जो साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन लेना होता है वो कितना लेना होता है, ये हमसे कह रहा है। ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं, तो आप अपना आंसर चूज़ कर लेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, सर हमको ये बताइए कि मॉडुलस ऑफ रप्चर होता क्या है, फिर हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर इसमें जो हम साइज़ लेते हैं स्पेसिमेन का वो क्या रहता है। तो देखिए सबसे पहले मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करें तो अ टाइप ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब हम क्या करते हैं, देखिए हमको मालूम है जो हमारे पास कंक्रीट होती है, कंक्रीट की अगर हम बात करें तो गुड इन कंप्रेशन, जो कंप्रेशन में तो अच्छी होती है लेकिन वीक होती है किसमें, टेंशन में। जो हमारी टेंशन होती है उसमें वीक होती है, लेकिन फिर भी हम करते क्या हैं, हम अपनी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं तो उन्हीं में से एक टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो मॉडुलस ऑफ रप्चर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें तो सर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है हमारे पास वो मेनली तीन तरीके की होती है। एक होती है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होती है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक होती है हमारे पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। दोनों के नाम याद रखेंगे, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक होती है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। और यही देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा भी है कि अगर हमको डिटरमाइन करना हो मॉडुलस ऑफ रप्चर, तो इसका मतलब हमको मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, हमको फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है। तो जब हम फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालें या फिर हम क्या निकालें, मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालें, दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो इसमें हम करते क्या है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ में इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लोडिंग एट विच क्रैकिंग स्टार्ट इन कंक्रीट। यानी कि ये हमारे पास फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जब हम कंक्रीट पे अपनी लोडिंग अप्लाई करते हैं और उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेंथ हमारी कौन सी होती है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपना लैब में, जब हम इसके लिए टेस्ट कर रहे होते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिमेन तैयार करा जाता है। एक हमारा जो साइज़ होता है, टेस्ट साइज़ जो होता है, टेस्ट ट्यूब साइज़ जो होता है वो तैयार करा जाता है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसका जो साइज़ होता है वो 150 बाई 150 बाई 700 होता है। इस साइज़ का हमारा जो स्पेसिमेन है वो तैयार करा जाता है। फिर ये हमारा जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये डिपेंड करती है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अब सर ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कुछ नहीं होता है, एक बाउंड्री होती है जिसमें हम 100 क्यूब प्रिपेयर करते हैं और इस 100 क्यूब में से जो 5 क्यूब्स होते हैं और 95 क्यूब्स होते हैं, यानी कि जो बाउंड्री हमने डिसाइड करी इस बाउंड्री पे, यानी कि सपोज अगर हमने M25 की ग्रेड हमने तैयार करी तो हमारे पास 25 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ मिली। तो इस 20 जो 100 क्यूब थे, इन 100 क्यूब में से जो 95 क्यूब्स होंगे उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 25 से ज़्यादा होगी, और 5 ही क्यूब ऐसे होंगे जिनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी 25 से कम होगी। तो ये जो बाउंड्री होती है ये हमको बताती है उसके बारे में, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो जो हमारे पास फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर, जो कितनी होती है, तो एफ सी आर इजिकल टू होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। अभी तक एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो एफ सी आर से तो रिप्रेजेंट कर दिया फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को, और एफ सी के से रिप्रेजेंट कर दिया करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, जो कि हमारी किस में है, मेगा पास्कल में। क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे पास 67% होती है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की, जो अभी हमने निकाली थी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 अंडर रूट एफ सी के। तो सपोज ये वैल्यू हमारी कुछ भी आई, जैसे कि अगर हम सपोज ले लें M25 ग्रेड के लिए, तो एफ सी के की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। तो यहाँ पे रखो 0.7 अंडर रूट एफ सी के, तो कितना आएगा 0.7 अंडर रूट एफ सी की वैल्यू आप इसमें निकालोगे तो कितना आएगा 5, और 7 पंजे कितने हो गए 35, तो 3.5। ये आ गई हमारे पास फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इस स्ट्रेंथ का भी जो आई है इसका भी 66% ले लो आप, तो 66% जब आप लोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि मैंने बताया ना 3 तरीके की हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, तो जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वो कितनी होती है, तो वो होती है सर 0.50 एफ सी आर, ठीक है, ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। यानी कि जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका भी 50% हम कह सकते हैं ऑफ एफ सी आर, यानी कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का 50% हमारे पास होती है।
क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान क्या रखना है, ये आप एक तरीके से आप इसकी समरी बना सकते हो कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, और देन हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। क्योंकि जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो FCR होगी, उसको निकालेंगे 0.7 अंडर रूट FCK से। फिर जो भी ये FCR आएगी यानी कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी उसका 66% ले लेंगे तो स्प्लिट मिल जाएगी। फिर अगर हम उसका 50% ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्लियर। तो मैंने आप लोगों को बताया सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जितनी भी थी वो सारी चीज़ें कवर कर ली। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ही मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है, और जिसके लिए जो स्पेसिमेन होता है वो 150/150/700 का हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा था, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट इन विच water is mixed tend to rise to the surface while placing and compacting is called। देखिए हमने क्या करा, अपनी फ्रेश कंक्रीट प्रिपेयर करी। तो फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ में कह रहा है कि जब हमने वाटर उसमें मिक्स करा था, जब हमने कंक्रीट को प्लेस करा या कॉम्पैक्ट करा तो उसकी सरफेस पर क्या है, कंक्रीट की सरफेस पर वाटर आ गया। कंक्रीट की सरफेस पर क्या आ गया, वाटर। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या नाम दोगे। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सर चलो ये क्वेश्चन ही हो गया कि उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे। तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी जो हो जाती है हमारे पास वो ब्लीडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लीडिंग। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है हमारे दिमाग में कि सर फ्रेश कंक्रीट क्या होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर सेग्रीगेशन क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन सर बकलिंग क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्रीप क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास बन करके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर तो ब्लीडिंग हो गया। क्वेश्चन समझ में आया नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं, मान लो कि आपने कंक्रीट का पेस्ट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, सीमेंट मिला लिया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, एड मिक्सचर, जो भी आपको ऐड करना था सब आपने मिला करके कंक्रीट प्रिपेयर कर ली। अब आप उस कंक्रीट को प्लेस करने जा रहे हो, आप उसको लगाने जा रहे हो जहाँ पे भी आपको लगाना है, उसकी कास्टिंग करनी है, ठीक है। तो जब आप उसकी कास्टिंग करो तो देखोगे उसकी सरफेस पर क्या है, कुछ वाटर आ जाता है। सरफेस पर क्या है, कुछ वाटर आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। अब हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें कंक्रीट की, तो हमारे पास सर 3 तरीके की कंक्रीट होती है मेनली। 3 तरीके की हमारे पास कंक्रीट होती है। एक फ्रेश कंक्रीट होती है, एक लीन कंक्रीट होती है, एक रिच कंक्रीट होती है। तो ये 3 तरह की कंक्रीट होती है, तीनों के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे जो हमारे पास सेग्रीगेशन वर्ड है, क्या है, सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन वर्ड है इसके बारे में समझते हैं हम, ठीक है। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन से होता है। सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब किससे होता है सर, सेपरेशन से होता है। अब सेपरेट क्या होगा, तो भाई देखो जो कंक्रीट है आपकी, तो कंक्रीट आप लोग की किससे मिल करके बनी हुई है, उसमें सीमेंट है, उसमें एग्रीगेट है, उसमें वाटर है कि नहीं, और उसमें एड मिक्सर है। तो अगर कंक्रीट से कोई चीज़ अलग हो सकती है तो क्या अलग हो सकता है, सीमेंट अलग हो सकता है, एग्रीगेट अलग हो सकता है, वाटर अलग हो सकता है, यही तो अलग हो सकते हैं ना। तो सेग्रीगेशन का मतलब जो होता है यहाँ पे अलग होने से होता है। अब क्या चीज़ अलग होगी, तो ये जो सेग्रीगेशन होगा हमारा 3 तरीके का होगा। सेग्रीगेशन जो होगा यानी कि जो सेपरेशन होगा वो 3 तरीके का होगा। सबसे पहला होगा, अगर मान लो कि कंक्रीट से हमारा क्या अलग हो रहा है, कंक्रीट से अलग हो रहा है एग्रीगेट। कंक्रीट से अलग हो रहा है एग्रीगेट, यानी कि सेपरेट हो रहा है, एग्रीगेट सेपरेट हो रहा है। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते थे सेग्रीगेशन। क्या बोल देते हैं, सेग्रीगेशन। लेकिन अगर कंक्रीट से हमारा अलग हो जाए क्या, कंक्रीट से अलग हो जाए हमारा वाटर, क्या अलग हो जाए, वाटर। तो कंक्रीट से जब वाटर अलग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको इमेज की हेल्प से दिखाता हूँ, ये देखिए, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट और सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे देखो, जब आपने देखा होगा कंक्रीट जब हम प्लेस करते हैं तो कंक्रीट प्लेस करते समय उसकी सरफेस पे कुछ इस तरीके का वाटर नज़र आता है हमको, कहीं कहीं क्या वाटर नज़र आता है कि नहीं। तो ये जो हो जाता है इसको ब्लीडिंग बोल देते हैं। लेकिन अगर हमारा एग्रीगेट अलग हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेग्रीगेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपका ये तो ठीक है यूनिफॉर्म पोर्शन है, लेकिन ये वाला पोर्शन आप देखो, इसको नोटिस करो। तो यहाँ पे देखो एग्रीगेट अलग नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सीमेंट पेस्ट नहीं नज़र आ रहा। तो ये आप लोगों का कैसा हो गया, ये आप लोगों का सेग्रीगेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एग्रीगेट अलग हो रहा है। लेकिन वाटर अगर अलग हो रहा है, तो वाटर अलग हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लीडिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें सर, एक और वर्ड हमारा यहाँ पे यूज हुआ था क्रीप। तो क्रीप कुछ भी नहीं होता है। क्रीप का मतलब होता है जब आप लोग की जो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर का मेंबर है, आप ऐसे मान लो स्ट्रक्चर का एक मेंबर है और उस पर क्या आप लोग का सस्टेन लोड लगा हुआ है, यानी कि लोड लगा हुआ है बहुत लंबे समय से और यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ है। तो जब बहुत लंबे समय से यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ होता है तो उसमें क्या आ जाता है, एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाती है, बोल सकते हैं हम परमानेंट स्ट्रेन आ जाती है। परमानेंट स्ट्रेन ये ऐसी स्ट्रेन होती है अगर आप लोड भी रिमूव कर दो वापस अपनी शेप में नहीं जाती। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रीप। तो क्रीप का मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर में सस्टेन लोड की वजह से, यानी कि जब बहुत लंबे समय तक लोड अगर आपका लगा रहे स्ट्रक्चर पर तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सर बकलिंग। बकलिंग क्या होता है, तो बकलिंग कुछ भी नहीं होता। बकलिंग का मतलब होता है फूलना। क्या होता है, फूलना। ठीक है। तो अगर जैसे कि आपने देखो कई बार क्या होता है, जब हम बिस्किट खाते हैं, जब हम क्या खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट जब हम खाते हैं चाय में या फिर दूध में डुबो के जब हम उसको खाते हैं तो आपने देखा होगा वो फूल जाता है। वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो उसी को क्या हम बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकलिंग। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, बकलिंग। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन द वॉल्यूम बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर। अगर मान लो कि हमारा कंक्रीट में क्या हो जाए, एक्सेस वाटर हो जाए, तो एक्सेस वाटर की वजह से क्या होता है, कंक्रीट हमारी बकल कर जाती, उसमें क्या हो जाती, बकलिंग हो जाती, थोड़ी सी बल्किंग हो जाती। बकलिंग नहीं, बल्किंग हो जाती। बकलिंग अलग चीज़ होती है, बल्किंग हो जाती है हमारी। ठीक है। तो जो बल्किंग की प्रोसेस होती है वो एक्सेस वाटर की वजह से होती है। आप ये चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई सर, सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, क्रीप क्या होता है और बल्किंग क्या होता है। ये चारों वर्ड्स तो हमें क्लियर हो गए। लेकिन सर ये तो बताओ, जो ये सेपरेशन होता है हमारा, जो एग्रीगेट अलग हो जाता है, हमारा वाटर अलग हो जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो हमारा होता है, एक तो जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कंक्रीट को वो बहुत लंबी डिस्टेंस तक कर रहे हो। आपका प्लांट लगा हुआ है यहाँ और आपकी कास्टिंग चल रही है यहाँ, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी क्या होता है, हमारा सेग्रीगेशन हो जाता है। एक होता है हमारा पुअरली मिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि जो हमने यहाँ से मिक्स्ड प्रिपेयर करा है वो अच्छी ग्रेड का नहीं है, वो पुअरली हमारा है। ठीक है। तो उस वजह से हो जाता है। या फिर ड्रॉपिंग, अगर आप यहाँ से कंक्रीट लेकर के जा रहे हो और यहाँ पे जो कंक्रीट प्लेस कर रहे हो उसकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा है। याद रखना, आप जब भी कंक्रीट को ड्रॉप करोगे यानी कि प्लेस करोगे उस समय जो कंक्रीट की ड्रॉपिंग हाइट होगी जहाँ से कंक्रीट गिर रही होगी, याद रखना वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 मीटर से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सेपरेशन, सॉरी सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की वहाँ पे प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। या फिर आप उसको ज़्यादा वाइब्रेट कर दो, जो आप वाइब्रेशन कर रहे हो, कंक्रीट को वाइब्रेट कर रहे हो, वो उसको ज़्यादा वाइब्रेट कर दो लंबे समय तक, अगर उसको आप वाइब्रेट कर दो तो उस वजह से भी आप लोग का वहाँ पे सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। ठीक है। सेग्रीगेशन क्या होता है, बकलिंग, क्रीप, ये मैंने आप लोग को तीनों वर्ड्स क्लियर करा दी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था ना, मैं 3 तरीके की कॉन्क्रीट आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो भी बताऊंगा। ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कह रहा है लीन मिक्स ब्लीड मोर एज कम्पेयर टू रिच वंस, यानी कि एक तरफ हमारे पास क्या लीन मिक्स है, लीन मिक्स, और एक तरफ हमारे क्या रिच मिक्स है। ठीक है। देखो लीन मिक्स और रिच मिक्स क्या होता है, ये हमारा डिपेंड करता है सीमेंट की परसेंटेज पर। किस पर डिपेंड करता है, सीमेंट की परसेंटेज पर। तो ये कितनी परसेंटेज होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना जो लीन मिक्स होता है उसमें मोर ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू रिच मिक्स। अब ब्लीडिंग क्या होता है, तो ब्लीडिंग का मतलब होता है जो हमारे पास वाटर सरफेस, वाटर कंक्रीट की जो सरफेस होती है उस पर हमारा वाटर बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिंग पोजोलाना फाइनर एग्रीगेट। ये बात बिल्कुल सही है। जो ब्लीडिंग होती है हमारी, जो वाटर आ जा रहा है कंक्रीट के सरफेस पर, अगर हम उसको कम करना चाह रहे हैं तो उसमें पोजोलाना फाइनर एक सब वो होता है, एग्रीगेट होता है, उसको अगर हम ऐड करें तो उसकी वजह से मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। अब सर ये पोजोलाना फाइनर क्या होता है, तो ये एक तरीके का एड मिक्सचर होता है। क्या होता है, एक टाइप का हमारा एड मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब सर ये कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2 जो होता है ये एक्सिलरेटर होता है। क्या होता है, एक्सिलरेटर होता है, जो जल्दी से स्ट्रेंथ को गेन करने में हेल्प करता है।
ठीक है। अगर इसको आप ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करा देते हो, एक्सेस में प्रोवाइड करा देते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग इंक्रीज़ हो जाती है। वहाँ पर ब्लीडिंग क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन वो कह रहा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, मैं 3 तरीके की कंक्रीट आपको बताऊंगा, लीन कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट और रिच कंक्रीट। तो हमारे पास लीन कंक्रीट कौन सी होती है? तो लीन कंक्रीट वो होती है जिसमें जो आपका सीमेंट कंटेंट है वो लेस देन 10% हो। कितना हो? लेस देन 10% हो, यानी कि 10% से कम कम आप लोग का क्या होगा, सीमेंट कंटेंट होगा। नॉर्मल कंक्रीट कौन सी होती है? तो नॉर्मल कंक्रीट वो होती है जिसमें जो सीमेंट कंटेंट होता है आपका वो 10 to 15% होता है। कितना होता है? 10 to 15% होता है। और रिच कंक्रीट कौन सी होती है सर? तो रिच कंक्रीट आप लोग की होती है जिसमें जो सीमेंट कंटेंट होता है आप लोग का वो कितना होता है? मोर देन 15% होता है। कितना होता है सर? मोर देन 15% होता है। ये तीनों आप लोग के क्या है, जेई स्टेट जेई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ब्लीडिंग क्या होता है? तो सेपरेशन ऑफ वाटर, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ब्लीडिंग क्या होता है सर? सेपरेशन ऑफ वाटर। और सेग्रीगेशन क्या होता है? तो सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट, है कि नहीं? तो जो हमारा क्या होता है, कंक्रीट होता है, उस कंक्रीट की सरफेस पर जो वाटर आ जा रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो पहला तरीका होता है, आप सीमेंट जो कंटेंट है उसका अमाउंट बढ़ा दो। यानी कि जो आपकी लीन कंक्रीट है उसको आप रिच कंक्रीट में कन्वर्ट कर दो। जो आपका आपने 10% से भी कम यूज़ करा था सीमेंट कंटेंट, अब आप उसकी जगह क्या करो, 15% यूज़ कर लो। तो आपका क्या हो जाएगा, लीन कंक्रीट रिच में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग कम हो जाएगी। इंक्रीज़ द सैंड कंटेंट, जो आपका सैंड कंटेंट है उसको आप बढ़ा दो। फाइनर सैंड यूज़ करो, लेस वाटर यूज़ करो, एड मिक्सचर आप प्रॉपर यूज़ करो, जो कि कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये एक हमारे पास एड मिक्सचर होता है जो कि मैंने बताया एक्सेलेटर होता है। ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, जो होता है उसको बढ़ा देता। और अगर ये एक्सेसिव हो जाए, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, जितना चाहिए अगर आप उससे ज़्यादा प्रोवाइड करा देते हो, तो उसकी वजह से श्रिंकेज और ब्लीडिंग की कंडीशन हमारे सामने आ जाती है। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये चीज़ों का हमको क्या रखना होता है, अपना ध्यान रखना होता है कंट्रोल करने के लिए। किसको? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। एक क्वेश्चन है यार, ईएससी का क्वेश्चन है, ईएससी में सिविल सर्विसेज में पूछा गया था, तो हो सकता है पूछा जाए, तो इसको आप याद रखिएगा। लेटेंस क्या होता है? तो लेटेंस वर्ड जो होता है, लेटेंस कुछ भी नहीं होता। व्हेन वाटर कम्स अप विद सीमेंट पार्टिकल टू द सरफेस इज कॉल्ड द लेटेंस। यानी कि जैसे अभी आपने ब्लीडिंग देखा था ना, ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग में क्या होता है, वाटर बाहर आता है। ब्लीडिंग में क्या होता है, वाटर बाहर आता है। लेकिन अगर ये वाटर जो बाहर आ रहा है अपने साथ सीमेंट को भी बाहर लेकर के आ जाए, किसको भी बाहर लेकर के आ जाए, सीमेंट को भी बाहर लेकर के आ जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटेंस बोल देते हैं। देखो, व्हेन वाटर कम्स अप विद सीमेंट पार्टिकल टू द सरफेस, अगर सीमेंट पार्टिकल के साथ वाटर भी अगर बाहर आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई लोग, उसको हम बोल देते हैं अपना लेटेंस बोल देते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन प्लस के पीडीएफ सॉल्यूशन, तो मैंने आप लोग को लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का, जिसका नाम है वीआईपी सिविल गुरु। ठीक है, आप इसको प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो, वीआईपी सिविल गुरु। वहाँ पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बहुत ही नॉमिनल फीस पर आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, बुक से भी कम प्राइस पर। जितना बुक का प्राइस है उससे भी कम प्राइस पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी और वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हो। वीआईपी सिविल गुरु, या फिर इस नाम से आप प्ले स्टोर पर भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप लोग का कोई भी ऑल इंडिया जेई या फिर स्टेट एई का एग्ज़ाम है, तो हमारा एक कोर्स चल रहा है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से। वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से कोर्स चल रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अगर इसका आपको डेमो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो उसमें आप लोगों को लगभग 6-7 सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हो। और बाकी हमारे चैनल पर फ्री कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो अगर आप वो फ्री कंटेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो यार, और कंटेंट बताओ कैसा हमारा लग रहा है, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, कंटेंट है हमारी पहचान, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी चुके होंगे।
ठीक है। तो कंटेंट ही है हमारी पहचान, 1 नंबर बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बस कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का काम करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेगा यार, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करेगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा, द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इज कोल्ड। देखिए हमसे कह रहा प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम। देखिए जब हमारे पास जो इंग्रेडिएंट होते हैं कॉन्क्रीट के इंग्रेडिएंट क्या होते हैं सर, सीमेंट होता है सर, एग्रीगेट होता है सर, वाटर होता है। तो जब ये सेपरेट हो जाते हैं सर, अलग अलग हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं सर, उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर कॉम्पैक्शन क्या होता है, क्योंकि अलग अलग है सर। कॉम्पैक्शन क्या होता है, श्रिंकेज क्या होता है, बकलिंग क्या होता है। तो बकलिंग तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि जो हमारा वॉल्यूम होता है अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बकलिंग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये कॉम्पैक्शन क्या होता है, तो कॉम्पैक्शन कुछ भी नहीं होता है। जब हम कंक्रीट को क्या कर रहे होते हैं, प्लेस कर रहे होते हैं, यानी कि जब उसकी हम कास्टिंग कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होती है, कुछ एयर हमारी फंस जाती है, उनके वॉइड्स के बीच क्या होती है, कुछ एयर फंस जाती है। तो उस एयर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसमें एक्सपेल कर रहे होते हैं, जो इंट्रैप्ड एयर होती है, जो हमारी इंट्रैप्ड एयर होती है जो कंक्रीट के अंदर फंस जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम कॉम्पैक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास श्रिंकेज। तो श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज कुछ भी नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज होता है हमारा कंक्रीट का ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। देखिए जब आपने कंक्रीट बनाया था तो उसमें वाटर भी ऐड करा था। अब जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा तो वो वाटर क्या होगा, एक तो हाइड्रेशन करेगा और वहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि जब आपका क्या होगा वो सूखना शुरू होगा कंक्रीट, तो वाटर उससे बाहर निकलेगा। तो जैसे जैसे वाटर बाहर निकल जाता है तो मॉइस्चर लॉस की वजह से कंक्रीट क्या होती है हमारी, उसका वॉल्यूम कम होता है। और जो वॉल्यूम कम होने की प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आपका कंक्रीट का तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बल्किंग बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, बल्किंग। और याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है बल्किंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फाइन सैंड होती है उसमें ज़्यादा बल्किंग देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू कोर्स सैंड। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस में हमको ज़्यादा बल्किंग देखने को मिलेगी, फाइन सैंड में, कोर्स सैंड में, वेल सैंड में, या फिर ग्रेडेड सैंड में। इस तरीके से आपसे पूछा गया था। तो फाइन सैंड जो होती है उसमें आप लोग को ज़्यादा बल्किंग देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमसे कह रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है इनमें से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये हमको बताना है। तो देखो मैं आपको सिंपल सा एक मतलब बताता हूँ। सबसे पहले तो सर वर्केबिलिटी हमको समझाओ कि वर्केबिलिटी होती क्या है। तो देखो भाई वर्केबिलिटी जो होती है आप लोग की, हाउ इज़ ईजी टू प्लेस कंक्रीट। जो हमारी कंक्रीट है उसको हम कितने इजीली प्लेस कर पा रहे हैं, कितनी इजीली हम उसकी कास्टिंग कर पा रहे हैं, वो हमारी क्या होती है, वर्केबिलिटी होती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं हाउ इज़ इजी टू वर्क विद कंक्रीट, यानी कि जो कंक्रीट पेस्ट है हमारा, मैं बोलूँ आपसे जो कंक्रीट पेस्ट है उस कंक्रीट पेस्ट के साथ हम कितना इजीली वर्क कर पा रहे हैं, कितना आसानी से हम वर्क कर पा रहे हैं, कितना आसानी से उसको प्लेस कर पा रहे हैं, कितना आसानी से उसकी कास्टिंग कर पा रहे हैं हम कंक्रीट की, वो हमारे पास क्या होती है, वर्केबिलिटी होती है। अब इस वर्केबिलिटी को पता करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हमारे पास मेनली 4 टेस्ट होते हैं। अब वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में 4 टेस्ट इंक्लूडेड हैं, तो वहाँ पे मैं आप लोग को ये 4 टेस्ट बताऊंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्केबिलिटी हम पता करने के लिए 4 टेस्ट अपने यूज़ करते हैं। अब ये जो वर्केबिलिटी होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आप लोग की ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के। किसके होती है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के। अब सर ये ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, तो देखो भाई ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 तरीके का ग्रेड होता है एग्रीगेट का। एक होता है हमारे पास वेल ग्रेडेड और एक होता है सर यूनिफॉर्म ग्रेडेड। कौन कौन सी ग्रेड होती हैं सर, एक होता है वेल ग्रेडेड, एक होता है यूनिफॉर्म ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड की बात करें तो वेल ग्रेडेड में आप देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होंगे। ये बड़ा पार्टिकल, ये छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि यहाँ पे जो है ना बड़े से छोटू तक पार्टिकल यहाँ पे जाते हैं। पहले बड़ा पार्टिकल होता है देन छोटा पार्टिकल होता चला जाता है।
वहीं पर बात करें यूनिफॉर्म ग्रेडेड, तो यूनिफॉर्म ग्रेडेड में जो पार्टिकल होंगे वो सबके सब सेम साइज़ के होंगे। कैसे होंगे? सबके सब सेम साइज़ के पार्टिकल होंगे। तो अगर सेम साइज़ के पार्टिकल हैं तो यूनिफॉर्म ग्रेडेड, और यहाँ पर अगर आप लोग के अलग अलग साइज़ के हैं तो वेल ग्रेडेड। अब यहाँ पे भी पूछता है कि इनमें से जो हमारे पास बात करें वर्केबिलिटी, तो किसके साथ अच्छी होगी? तो वर्केबिलिटी जो है वेल ग्रेडेड जो एग्रीगेट होता है उसके साथ अच्छी होती है। तो याद रखेंगे जो वर्केबिलिटी होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई लोग? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और भी फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो कैसे अफेक्ट करता है? अब वाटर सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा हमारी वर्केबिलिटी भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। वहीं पर बात करें मिक्स प्रोपोर्शन की, तो अगर मिक्स प्रोपोर्शन की बात करें, आपका रिच मिक्स प्रोपोर्शन है, यानी कि जो सीमेंट है आपका उसमें जो है वो 15% तक, जो कॉन्क्रीट है उसमें सीमेंट अगर आपका 15% तक है तो रिच कॉन्क्रीट मिक्स हो गया, तो वहाँ पर आप लोग की वर्केबिलिटी अच्छी होगी, है कि नहीं? उसके बाद साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें, तो अगर एंगुलर साइज है, सॉरी साइज़ की बात कर रहा है, तो साइज़ का मतलब हो गया कि छोटा पार्टिकल कि बड़ा पार्टिकल। तो हमारे पास क्या, अगर पार्टिकल जितना छोटा होगा, फाइनर पार्टिकल होगा, उतना ही क्या होगा? उसका सरफेस एरिया होगा, और अगर सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा होगा तो उसकी वर्केबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो छोटे पार्टिकल के साथ जो है वो कॉन्क्रीट ज़्यादा वर्केबल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बड़े पार्टिकल, ठीक है। शेप की बात करें, शेप ऑफ एग्रीगेट, तो शेप ऑफ एग्रीगेट का मतलब अगर हमारे पास एंगुलर एग्रीगेट है और एक तरफ राउंडेड एग्रीगेट है, तो एंगुलर इस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके का, ये उल्टा सीधा पार्टिकल होगा, तो इसकी वर्केबिलिटी कम होती है। लेकिन वहीं पर राउंडेड पार्टिकल की बात करें तो राउंडेड पार्टिकल जो होता है उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो एंगुलर करते हैं, क्योंकि इसकी जो डिमांड होती है वो भी ज़्यादा होती है और इसमें बॉन्ड जो हमको वो अच्छा देखने को मिलता है। तो हम उतना नहीं, लेकिन दोनों का मिक्स भी कई बार हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मैंने आपको बता ही दिया। टाइम टाइम के साथ क्या होता है? वर्केबिलिटी हमारी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपने सीमेंट पेस्ट बना लिया, अब सीमेंट पेस्ट बना लिया, अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो जो पेस्ट है आपका वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार पेस्ट हार्ड हो गया तो क्या आप उसको आसानी से लगा सकते हो? आसानी से प्लेस कर सकते हो? उसको नहीं कर सकते ना। तो टाइम जैसे जैसे गुजरता जाता है तो वर्केबिलिटी भी आप लोग की जो है वो कम होती जाती है। उसके बाद होता है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतना कम होगी। तो यानी कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के क्या होता है और टाइम के क्या होता है, वो वर्केबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एड मिक्सर, तो एड मिक्सर तो आप लोग के यूज ही वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए करे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत तरीके के एड मिक्सर होते हैं जो हमारे यूज़ करे जाते हैं वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। यहाँ से आपको याद क्या रखना है, इन सबसे ये कंक्लूजन आपका निकल करके आता है, वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशियो के, मिक्स प्रोपोर्शन के, कि रिच है कि लीन है, कैसा है आप लोग का, रिच होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। ग्रेड ऑफ एग्रीगेट के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें वर्केबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के, और जो आप लोग का एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होता है इसके, क्योंकि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी आप लोग की उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मैंने अभी आप लोग को बताया था ये, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो आप लोग का पेस्ट हार्ड होता जाता है, फिर आप उसको उतना आसानी से प्लेस नहीं कर सकते हो, तो वर्केबिलिटी आप लोग की कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो देखो ये हमारा IAS कोड जो है 456/2000 वो इसके बारे में बताता है। लेकिन सबसे पहले हम श्रिंकेज समझ सकते हैं। श्रिंकेज वर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखो श्रिंकेज जो होता है हमारे पास वो रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट विदाउट इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब हम कॉन्क्रीट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं उसकी वजह से जो हमारी कॉन्क्रीट श्रिंक होती है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कम होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? श्रिंकेज बोल देते हैं। और सर स्ट्रेन क्या होती है? तो स्ट्रेन होती है, अगर हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या आ जाती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाती है। और यहाँ पर जो कॉन्क्रीट होती है इसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 0.003, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में लाई कर रही है। तो ये इसमें मैंने कुछ नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है इसको बनाने में, इतनी स्ट्रेन को, ये सब हमारा ऑब्जर्वेशन पे कोड बेस्ड है। उसी ने ये हमको बोला कि इतनी स्ट्रेन हमारी कंक्रीट में देखने को मिलती है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर एंट्रेनिंग इन कंक्रीट इंक्रीज। जो एयर एंट्रेनिंग होता है वो वर्केबिलिटी आपकी बढ़ा देता है, वर्केबिलिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है। स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
तो एयर एंड ट्रेनिंग मैंने बताया था ना, एयर एंड ट्रेनिंग क्या होता है, जब आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे वॉइड्स बन जाते हैं। तो जो एयर वॉइड्स हमारे बन जाते हैं, जो स्पेस थोड़ा सा रह जाता है, छोटे छोटे वॉइड्स का जो स्पेस रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर एंड ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, एयर एंटेनमेंट उसको हम बोलते हैं। क्लियर। अब देखो, ये जो एयर इंटेनमेंट होता है इसकी वजह क्या हो, ये माइक्रोस्कोपिक वॉइड्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन यानी कि ये क्या होता है, अगर आपने एक तो उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट ना किया हो तो उस वजह से आप लोग के रह जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन जो मेन फैक्टर मतलब इसका माना जाता है कि जो आप लोग के एंटर्ड एयर वॉइड्स जो उसके अंदर रह जाते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, तो देखो फ्रेश कंक्रीट की बात करें तो फ्रेश कंक्रीट में तो ये वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है, और जो रिड्यूस होता है सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग उसको कम कर देता है। समझ रहे हो, जो आपका सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन में क्या होता है, एग्रीगेट अलग होता है, ब्लीडिंग में क्या होता है, वाटर अलग होता है, तो उनको कम कर देता है। तो ये थोड़ा सा हमें इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। लेकिन अगर कंक्रीट हार्ड हो गई, और एक बार कंक्रीट हार्ड हो गई और उसमें हमारे इंटरनल जो वॉइड्स थे वो रह गए, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि मान लो कि आपके वो वॉइड्स रह गए। ठीक है, अब उन वॉइड्स के अंदर कुछ ना कुछ वाटर होगा। अगर वो वाटर होगा तो वाटर होने की वजह से क्या है, अगर मान लो कंक्रीट का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो गया, और जो वो वॉइड्स में जो वाटर फंसा हुआ था वो फ्रीज हो गया। वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया, आप लोग का आइस में कन्वर्ट हो गया। अब आइस अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, तो जाहिर सी बात है, तो इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से क्या होता है, उसमें प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं, और सरफेस पे क्या आ जाती है, स्केलिंग आ जाती है। तो ये जो क्रैक्स या आते हैं, प्लास्टिक क्रैक्स जो आते हैं, उन्हीं को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, स्केलिंग। ठीक है, तो ये इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेंथ। ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को भी कम कर देते हैं। अगर मान लो कंक्रीट का हमने एक ब्लॉक प्रिपेयर करा, उसके अंदर हमारे क्या है, एंटन वो एड वॉइड्स रह गए, तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आप लोग को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ रप्चर एफसीआर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज गिवन एज। तो मैंने आपको बताया था, देखिए मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है, जो ये होता है फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये सबसे ज़्यादा होता है। देन हमारा एफ होता है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और उसके बाद जो होता है वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होता है। ठीक है, इन्होंने पैरामीटर्स कुछ अलग अलग ले रखे हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसको कैसे निकालते थे, तो 0.7 FC के निकालते थे, जो हमारे पास FCR आता था। फिर इस FCR का अगर हम क्या ले लें, 66% ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाता था, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाता था। फिर अगर हम उसका 50% ले लें, तो 50% लेने के बाद क्या आ जाता था, हमारे पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाता था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझेंगे, मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही समझाया था। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो हमारे पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ होती है, उन दोनों का रेशियो बताना है। तो देखो, ऊपर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ले ली, नीचे फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ले ली। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, फ्लेक्चुरल की 50% होती है। तो 50%, या फिर हम कह सकते हैं 0.50 FCR अपॉन नीचे कितना है, गया फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR, तो कैंसिल हो गया, तो कितना है 0.50। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई, 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, भूलना मत, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और यार कमेंट करके बताना कि कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में मैं आप लोग को बता दूं कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एप्लीकेशन की। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी मेहनत के साथ गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर करा है, वीडियो सॉल्यूशन, जो कि बहुत कम प्राइस पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट का एक जगह एक टीचर से पढ़ने को मिल रहा है। तो सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के एक जगह बन जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और गुप्ता एंड गुप्ता बुक की खास बात ये है, देखो इस बुक की पता है खास बात क्या, ये खास बात है कि इसमें जो जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो जो क्वेश्चन फ्रेम करे गए, वो उन टॉपिक से कवर करे गए हैं जो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, तो यहाँ से आप लोग को एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ हुआ है, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हो अपना पूरा डिटेल में, जैसे मैं कवर करा रहा हूँ, उसके आसपास के क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या आप लोग को बहुत क्लियरिटी हो जाएगी आपके कॉन्सेप्ट में। प्लस हमारे सर क्या बोलते थे कि आप 5 बुक्स मत लगाओ, आप 5 बुक्स मत लगाओ, आप एक बुक को 5 टाइम्स लगाओ। आप एक बुक्स को 5 टाइम्स लगाओ, तो वो कहीं ज़्यादा बेटर होता है। तो यही मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप इस बुक को लगाइए, आप लोग को ज़रूर अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि 5 जगह गड्ढा मत खोदो,
ठीक है। 5 जगह थोड़ा थोड़ा गड्ढा मत खोदो, आप एक जगह गहरा गड्ढा खोद लो तो आपको वहाँ पे पानी मिल जाएगा। तो सेम आप लोगों को मैं बोलूँगा, अगर आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार गुप्ता एंड गुप्ता बुक आप लोगों को ज़रूर लगानी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।